प्यारे बच्चों, स्विस जो संविधान हम पढ़ रहे हैं, स्विस संविधान के अंतर्गत राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, राजनीतिक दल कैसे बने, कौन कौन से राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान को हम देखें तो 1848 में संविधान जो बना है, इसके अंतर्गत किस तरह से उस समय के जो प्राक्तन राजनीतिक दल की बात करें तो हम 3 मुख्य राजनीतिक दल के रूप में काम करते थे। उदार दल, कृषक दल और कैथोलिक दल। लेकिन धीरे धीरे इन राजनीतिक दलों का विकास होता गया है और एक बहुदलीय व्यवस्था जो है वो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। तो राजनीतिक दल के रूप में बहुदलीय व्यवस्था है। इस दल के अंतर्गत कैसे कैसे राजनीतिक दल हैं वो कार्य कर रहे हैं और कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, इनकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। इनकी क्या विचारधारा है, किस नीति से काम करते हैं। तो ये राजनीतिक दलों की क्या इनकी मुख्य यूँ कहें कि क्रिया प्रतिक्रिया है, इनकी एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला राजनीतिक दल के रूप में हम देखते हैं कैथोलिक। साउंडरबैंड का युद्ध होता है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। साउंडरबैंड के युद्ध के माध्यम से प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में है कैथोलिक धर्म जो आया है, वो एक प्रकार से निकल के आया है। इसके क्या क्या मुख्य हैं, इनकी क्या मुख्य बात है। पहली बात तो ये है कि कैथोलिक धर्म के अंतर्गत चर्च के माध्यम से होने वाले प्रत्येक कार्य को महत्व दिया गया है और धर्म की सत्ता को माना गया है। दूसरी बात कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की बात की जाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता, इनकी विचारधारा में कहा है कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। वो किसी भी तरह की संपत्ति का उनको केंद्रीकरण करना या अन्य किसी भी संपत्ति को एकत्रित करना, अपने कार्यों को किस तरह से आर्थिक रूप से संचालित करने, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ चर्च से संबंधित कार्य हैं उनको धर्म के अनुसार रूढ़ियाँ जो हैं उनका पालन करना, ये सब इन धर्म की विचारधारा का मुख्य आधार है। इस साथ ही साथ ये बात करते हैं शक्ति के केंद्रीकरण की बात करते हैं, अर्थात शक्ति है वो केंद्र में इकट्ठी होनी चाहिए। शक्तियों का केंद्रीकरण है वो कैंटनों की बजाय राज्य के केंद्र में एकत्रित होनी चाहिए। तो ये कैथोलिक जो एक दल है, इस कैथोलिक दल के अंतर्गत इस तरह की विचारधारा आती है कि ये चर्च की सत्ता को स्वीकार करते हैं, चर्च के माध्यम से होने वाली रूढ़ियाँ व परंपरागत जो विचार हैं उनको स्वीकार करते हैं, साथ ही शक्ति के केंद्रीकरण की बात करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो ये कैथोलिक एक दल है जिसकी मूल रूढ़िवादिता और इस तरह की इनकी विचारधारा है। दूसरा दल है, यूँ कहें कि हम क्रांतिकारी दल। क्रांतिकारी दल, ये दल अस्तित्व में 1832 में है। 1832 में इस क्रांतिकारी दल के नाम से जाना जाता है। अक्सर क्रांतिकारी दल के नाम से जानने के कारण भी इसे ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से किसी तरह के उग्र विचारों को अपनाया गया है या इस तरह के, ये एक दल का नाम है, क्रांतिकारी दल नाम है। इसके मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं, इनकी विचारधारा का मुख्य ये था कि किस तरह से राज्य में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को घर बनाया जाए। पहली चीज़ तो ये है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपने अच्छे से पढ़ा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस तरह जनता के लिए जनता के द्वारा शासन की जो बात करती हैं उसको वास्तविक रूप से जनता के द्वारा क्रियान्वित की जाए, किसी संस्था या किसी दल के माध्यम से न करके जनता के रूप में जनता को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करना प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सीधा अर्थ होता है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ इन्हें संपत्ति की बात करते हैं कि संपत्ति जो है उस पर अधिकार व्यक्ति का होना चाहिए, उसको संपत्ति के अधिकार से छीनना नहीं चाहिए। तो क्रांतिकारी रूप से इनका ये विचार है कि संपत्ति का अधिकार है विशेष रूप से इनको प्राप्त होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार के ये समर्थक रहे हैं। और इसी तरह ने ये कहें कि आरंभक और लोक निर्णय जैसी शक्तियाँ जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने अध्ययन किया है, उन आरंभक और उनके बारे में भी विचार रखते हैं। तो ये आरंभक की बात करते हैं, लोक निर्णय की बात करते हैं, संपत्ति के अधिकारों का समर्थक की बात करते हैं और एक बड़ी बात करते हैं वो है धर्मनिरपेक्षता। की बात करते हैं, जहाँ कैथोलिक
जहाँ कैथोलिक धर्म चर्च की बात या धर्म की बात की सत्ता को स्वीकार करते हैं और धर्म की रूढ़ियाँ और परंपराओं को मानते हैं, उसी स्थान पर ये जो क्रांतिकारी दल है इसका गठन किया गया था। इसकी विचारधारा के अंतर्गत ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, संपत्ति की समर्थक हैं, तो ये इनकी मुख्य विचारधारा है। इसके अलावा है समाजवादी लोकतांत्रिक दल। तीसरा जो दल है वो है समाजवादी लोकतांत्रिक दल। समाजवादी लोकतांत्रिक दल क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके गठन पूंजीवादी, यूँ कहें हम समाजवादी लोकतांत्रिक दल। समाजवादी लोकतांत्रिक दल का गठन 1890 में हुआ है। 1890 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। एक प्रकार से कैथोलिक धर्म और कृषक दल, जो कृषक दल है उसके बीच का, यूँ कहें कि इसकी ये उग्रवादी, यूँ कहें कि इनके दोनों के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों के बीच का कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानने वाला ये दल है। इसके द्वारा मजदूरों के, स्त्रियों से संबंधित अधिकारों की बात करता है। समाजवादी दल है वो श्रमिक मजदूरों के हितों से संबंधित बात करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवाद व साम्यवाद के दोनों के दोषों को दूर करते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद के दोनों के लक्षण विद्यमान हो, और एक शासन व्यवस्था को मजदूर के हित में चलाया जाना चाहिए, कमजोर के हित में, कामगार के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में। यही स्त्रियों के मताधिकार की बात करते हैं और 1971 में जो मताधिकार प्राप्त होता है उसकी बात है ये दल के द्वारा किया जाता है कि स्त्रियों को मताधिकार प्रदान होना चाहिए, और उसी के समाजवाद और लोकतंत्र का समर्थक तभी होगा तब तक उसमें कार्य करने वाला व्यक्ति है वो उसमें स्त्रियों को अधिकार प्राप्त हो। तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मजदूरों के हितों की बात करते हैं, स्त्रियों के लिए मताधिकार की बात करते हैं। तो ये एक प्रकार से समाजवादी लोकतांत्रिक दल है, ये वर्तमान व्यवस्था के रूप से इंगित करता है। ठीक है। इससे आगे वाला दल है वह है कृषक दल। जो पुराना दल है, कृषक दल है, ये एक पुराना प्राथमिक जब संविधान का निर्माण होता है उसी समय का राजनीतिक दल है। तो इस कृषक दल का क्या कार्य है, ये कृषकों के नाम से ही जाना जाता है। कृषक और कामगार, कृषक जो दल है, कृषक दल के माध्यम से यूँ कहें हम जितने भी कामगार लोग हैं, खेतीहार लोग हैं, किसान जो लोग हैं, वो अपना कार्य करते हैं और वो कामगारों के हितों की सुरक्षा हेतु, उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु पेंशन व्यवस्था है, अन्य लाभ के पद जो है उनको शोषण से मुक्ति दिलाने का कार्य की ओर इंगित करते हैं। तो ये कृषक दल के माध्यम से छोटे छोटे जो हैं उनमें विश्वास बनाए रखते हुए उचित लाभ उनको पहुँचाना है, और राज्यों के हस्तक्षेप में दृष्टिकोण है उसको व्यवहारिक बनाए रखना है ताकि कामगार और कृषक लोगों को उसका उचित फायदा मिले। इसके बाद है उदारवादी दल। उदारवादी दल के माध्यम से हम ये कहें कि उदारवादी दल एक प्रकार से संस्कृति की बात करता है, व्यक्तिगत हस्तक्षेप की बात नहीं करता है कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, और गणतंत्रवाद की बात करता है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो होती है उसकी बात करता है। तो हम कहें उदारवादी दल जो है इसकी राजनीतिक रूप से इसकी विचारधारा है वो सांस्कृतिक आधार पर, सांस्कृतिक जो आधार है उसको महत्व देती है, गणतंत्रवाद को महत्व देती है, गणतंत्र पे बात करते हैं। तो इस तरह की जो विचारधारा वाला दल है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र करना चाहिए, राज्य के हस्तक्षेप की बात करता है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इस विचारधारा के आधार पर कार्य करने वाला दल है वो उदारवादी दल है। इसके अलावा है स्वतंत्रवादी दल, स्वतंत्र दल और साम्यवादी दल या श्रमिक दल कहें तो ये जो है ये पाया जाने वाला स्विट्जरलैंड के संविधान में जो है स्वतंत्र दल, इसका गठन 1935 में होता है। स्वतंत्र दल का ये काफ़ी नया यूँ कहें कि हम राजनीतिक दल है। ये स्वतंत्र दल की मुख्य विशेषता ये है कि ये उपभोक्ताओं का प्रबल समर्थक है, आर्थिक क्षेत्र के राज्य में हस्तक्षेप की बात करता है, हस्तक्षेप किया जो भी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलना चाहिए, और उपभोक्ताओं की सुरक्षा की बात करता है कि कंज्यूमर्स जो हैं उनके प्राप्त होने वाले हित हैं उनको बनाया जाए और उन हितों की सुरक्षा की जाए। और ये आखिर वाला जो राजनीतिक दल है हम ये कहें कि साम्यवादी दल, जो एक प्रकार से हम ये कहें कि साम्यवाद की स्थापना पे बल देता है 1940 और 45 के बाद। साम्यवादी दल 1940 और 45 के मध्य जो होने वाले प्रतिबंध हैं उनके कारण ये स्विट्जरलैंड में उनको समर्थन
करता है कि दुनिया में किस तरह से एक मजदूर के हितों की रक्षा की बात की जाती है और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की जो स्थिति होती है उसको ध्यान में रखते हुए इनके माध्यम से ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से संविधान का विकास और संविधान के विकास के साथ साथ साम्यवाद की स्थापना का समर्थन करता है। तो हम ये राजनीतिक दलों के अन्य भी छोटे छोटे राजनीतिक दल पाए जाते हैं। इन राजनीतिक दलों को यूँ कहें कि बहुल कार्यपालिका के रूप में कहें या सभी स्विस राजनीति की बहुदलीय व्यवस्था कहें और जो संविधान विरोधी दल का अभाव जो कहें या संविधान के बाहर की जो व्यवस्था कहें, इसके अंतर्गत राजनीतिक दल कार्य करते हैं और इन राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ये संविधान से बाहर की व्यवस्था है, संवैधानिक है। संविधान के अंतर्गत राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये इस तरह से ये दलों के मौलिक सिद्धांत और इनकी राजनीतिज्ञता जो है, ये दलों की जो स्थिति है वो स्विट्जरलैंड में इस तरह से पाई जाती है। लेकिन मुख्यतः जनता के द्वारा शक्ति का अत्यधिक समर्थन होने के कारण राजनीतिक दलों को इतना महत्व नहीं है जो एकाधिकार की स्थिति में रहें। बहुसंख्यक रूप में काफ़ी राजनीतिक दल अन्य भी पाए जाते हैं। इसी के साथ हम अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के घर के रूप में कौन कौन से साधन हैं वो स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं। थैंक यू।